Good afternoon, all. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Felix talk. Today, we have Dr. Salil Malik with us. Welcome, sir. Head of Department Emergency. आजकल इतनी तपती धूप और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जब थके आ रहे हम घर पहुंचते हैं तो सर अक्सर सब लोग ऐसे बस सर को पकड़ के बैठते हैं और सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द। आखिर ये सिर दर्द हम जानेंगे सर से कि आखिर ये सिर दर्द है क्या। ये हेडेक नाम की चीज़ सर और बहुत ही लग रहा है मुझे कि बहुत ही अलग अलग किस्म से होती है और अलग अलग टाइप्स की होती है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेडेक्स के जो कॉमन टाइप्स हैं वो क्या हैं और ये हेडेक है क्या। अच्छा, तो हेडेक्स जो होते हैं मेडिकल साइंस में हम उसको दो भागों में डालते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं कि वो किसी कारण के चीज़ के कारण कोई बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण, कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसे दिक्कत के कारण हो रहे होते हैं। जबकि जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड, जिनका कोई ऐसा बाहरी कारण नहीं होता है। तो जो प्राइमरी हेडेक होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक और माइग्रेन्स। हम काफ़ी बार हर एक हेडेक को जो लेमैन होता है वो माइग्रेन ही समझता है, बट ऐसा सच्चाई नहीं है। तीन तरीके के रहते हैं। क्लस्टर हेडेक्स कुछ इस तरीके के हेडेक्स होते हैं जो यूनिलैटरल होते हैं, कि एक ही तरफिया होते हैं और वो 1 घंटे 2 घंटे तक होते हैं। एक ही दिन में लगातार 3-4 बार हेडेक्स आ सकता है। दवाइयों से बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसकी खासियत यह है कि हेडेक के साथ वो थोड़ी ये फेस की उस साइड की आँखों की स्वेलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। नेज़ल कंजेशन, रनिंग नोज़ के साथ एसोसिएट होता है। कई बार फेशियल स्वेलिंग भी हो जाती है पेशेंट को। तो बहुत बार ये कॉमन नहीं होता है, बट हाँ ये देखा जाता है जनरल पब्लिक में। इसी को छोड़ के दूसरे तरीके का प्राइमरी हेडेक होता है टेंशन हेडेक। सो ये वो वाला टेंशन नहीं है जिसको वर्क टेंशन, फ्रेंड्स की टेंशन होती है, बट ये बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, बॉडी का जो टेंशन आता है, ये उसके कारण होता है। और ये वाला हेडेक काफ़ी कॉमन हेडेक रहता है जो बायलैटरली, मतलब पूरे ही सिर में सिर दर्द हो रहा है किसी को, और ये माइल्ड एंड मॉडरेट में हल्का हल्का मीठा मीठा कंटिन्यूस दर्द रह रहा है, लंबे टाइम तक रहता है। पोजीशन के साथ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये बीच बीच में होता है कि महीने में 1 या 2 बार हो गया, इस तरीके से। और जो सबसे कॉमन हेडेक होता है प्राइमरी हेडेक्स में वो होता है तीसरे नंबर पे माइग्रेन। तो माइग्रेन वर्ड सबने सुन रखा है, सब काफ़ी लोगों को होती भी है ये दिक्कत। माइग्रेन यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है। उसका 3:1 का रेशो रहता है, फीमेल टू मेल रेशो जो रहता है। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है कि कई लोगों की फैमिली लाइनेज में चलता आ रहा है। साथ ही साथ ये वाला हेडेक लगभग आधे घंटे से लेकर 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक भी कायम रह सकता है। तो इसकी खासियत ऐसी है कि ये एक यूनिलैटरल होता है और एक तरफिया सिर में दर्द हो रहा था, या तो आगे की तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और बीच में, या मगर वो एक तरफिया रहता है। साथ में पल्सेटिंग हेडेक रहता है कि भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि हथौड़े भज रही है, जो बहुत कॉमनली लोग लेमन लैंग्वेज में वर्ड्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ एक ऑरा एसोसिएटेड होता है, जिसका मतलब है कि भी पेशेंट को लाइट से दिक्कत हो रही होती है, अब जोर की आवाज़ से दिक्कत हो रही होती है, और कई बार सेंसेशंस आ जाते हैं डिफरेंट, की भी टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, आँख फुदकना एसोसिएटेड हो जाता है। तो इस तरीके से हम माइग्रेन को क्लस्टर हेडेक और टेंशन हेडेक से डिफरेंशिएट करते हैं, और ये हमारे प्राइमरी प्राइमरी हेडेक्स है। So, what about the secondary headaches? And
क्या कॉजेज रहते हैं उनके? तो सेकेंडरी हेडेक्स एक्चुअली बाहरी इन्फ्लुएंस, जैसे जो बाहर से कोई इन्फेक्शन हो, तो वो हेड टू टो किसी भी रीज़न से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन कॉजेज़ रहते हैं कि ब्रेन का स्ट्रोक हो जाए, कि कोई नस दब जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उसके कारण हो सकता है कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें बलूनिंग हो जाए, जिसको एन्यूरिज्म भी कहा जाता है, कि वो हो जाए, जो हम कभी सुनते हैं कि सडन कोलैप्स हो जाए, ब्रेन में नस फट गई, इस तरीके से बात होती है, तो वो एन्यूरिज्म के कारण हो सकता है। वही ब्रेन का इन्फेक्शन, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। यहीं पे कुछ और कारण भी रहते हैं, जैसे एक्लेम्शिया, जो एक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है, उसके कारण। काफ़ी बार जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो दवाइयाँ ना लेने के कारण होता है या कोई इन्फेक्शन होने के कारण हो जाता है, तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई चल जाए, 200 से ऊपर चले जाए, तब भी हमें हेडेक्स हो सकते हैं। सर कैसे घर पे इस हेडेक को मैनेज किया जा सकता है? जो कॉमन हेडेक्स रहते हैं, तो ओवर द काउंटर हम दवाइयाँ ले सकते हैं उसके लिए, जो पेन किलर्स रहती है उससे हम ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली ये पेन किलर्स आधे से पौने घंटे में असर अपना शो कर देती है पूरा। वहीं पे हमें याद रखना है कि हमें हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी है। काफ़ी बार ये डिहाइड्रेशन के कारण भी प्रेसिपिटेट करते हैं। जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं माइग्रेन के, उसमें एक ट्रिगर फैक्टर रहता है, जो सबसे कॉमन रहता है उसमें वो होता है स्लीप डिप्रिवेशन, कि अच्छे से नींद ना आना। तो हमें हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे तो अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमें कई बार स्ट्रेस के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, घरेलू प्रॉब्लम्स के कारण, वर्क स्ट्रेस के कारण भी हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता है, तो कई बार उसके कारण हमें भी स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो चीज़ें ना हो, और जिसमें हम मेडिटेटिव थेरेपी ले सकते हैं कामनेस रखने के लिए, तो उससे भी काफ़ी बार फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ ही एक आधी दवाइयाँ हम ले सकते हैं, जो एंटी वॉमिटिंग की दवाइयाँ रहती है, तो वो भी हमारे हेडेक में कुछ हद तक काम करती हैं इसके उसमें। ओके। सर अगर हम बात करें कि एकदम से मेडिकल अटेंशन लेने की अगर ज़रूरत हम बात करें, तो वो कौन सा स्टेज होगा? कहाँ पर एक पेशेंट को मेडिकल अटेंशन लेना ही चाहिए, ना कि हम घर की दवाइयों पे ही या उस पे बिल्कुल होम सही। केयर पे रखें? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो रेड फ्लैग्स होते हैं हेडेक के, वो कौन से होते हैं। तो कब एकदम से अटेंशन लेनी है इमरजेंसी की और अस्पताल की। तो ऐसे हेडेक्स जो एकदम से आ जाए, शुरू सडन ऑनसेट हो जाए और बहुत ही हाई इंटेंसिटी में हो, कि लोग बोलते हैं कि इस तरीके का हेडेक कभी भी नहीं हुआ हमारा। इसी के साथ साथ वॉमिटिंग हो जाए। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं अबव 50 इयर्स एंड लेस दैन 16 इयर्स, पॉपुलेशन जो होती है वो हाई रिस्क में होती है, तो उसमें अगर हेडेक्स काफ़ी सिवियर अगर हो, तो एकदम से आप लीजिए। कोई भी मोटर न्यूरॉन डेफिशिएंट रहे, कि भी नसों की दिक्कत, की सनसनाहट हो रही है, आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग की भी, लगातार हेडेक के साथ बार बार उबकाइयाँ आ रही है, उल्टी करने का मन कर रहा है, तो वो भी एक बड़ा सिवियर रिस्क फैक्टर रहता है। वहीं पे अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वो 180 के ऊपर जा रहा है, और जो निचला ब्लड प्रेशर है वो 120 के ऊपर जा रहा है, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, जिसमें हमें इन चीज़ों में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। ओके। सर एक लेमैन की अगर बात करें, वो घर पे कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि एक मुझे रेगुलर हेडेक हो रहा है या कोई एक जैसे आपने रेड फ्लैग साइंस बताए, क्या इन्हीं सिर्फ साइंस को देख के वो डिफरेंशिएट करेगा? इन रियलिटी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपनी दिक्कतें बहुत अच्छे से पता होती है, बट कई बार हम रेगुलराइज करने के लिए, मिनिचराइज करने के लिए यही सोचते रह जाते हैं कि हमें इस तरीके के हेडेक्स पहले भी हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। तो मेरा से बस ये रहेगा कि भी कभी भी अगर सिवियरिटी बढ़ जाए, तो हम उस सर अगर हम एक लेमैन की बात करें,
एक लेमैन पेशेंट जो है, जो घर पे है, वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये एक नॉर्मल हेडेक है या एक सीरियस हेडेक है, जो आपने ना फ्लैग्स बताए, रेड फ्लैग साइंस, वो है या एक नॉर्मल हेडेक है? तो मैंने देखा है कि अगर ओवर द काउंटर पेन किलर्स हम लेते हैं हेडेक के लिए, तो उस कंडीशन में हमें अगर 1 घंटे में, पौने घंटे में असर नहीं दिख रहा है, या फिर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, एसोसिएटेड सिम्टम्स है, कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है हेडेक की, बीपी बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत आप जो इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करनी चाहिए। सर, क्या ये ज़रूरी है कि सभी हेडेक्स में एमआरआई का रिक्वायरमेंट रहता है? जैसे हमने बात करी थी कि कभी भी हम सेकेंडरी हेडेक्स की बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो रहा है, जो नर्व्स में, मसल्स में हमारे को दिक्कत आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही है, तो इसी के साथ कि हेडेक जा नहीं रहा है बड़े लंबे टाइम तक है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें तुरंत ही न्यूरो इमेजिंग चाहिए होगी, वेदर वो सीटी स्कैन है या एमआरआई है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाकर आपको डॉक्टर ढंग से समझा सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो बस देरी ना करिए ऐसी कंडीशंस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ Thank you. लॉट। तो आज आपने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हेडेक क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और इसको आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कितना सीरियस भी लिया जा सकता है आफ्टर द एज ऑफ 50। अगर आपको पेन किलर्स वगैरह लेने से आराम नहीं आ रहा है, एंड ऑन एंड ऑफ आपको हेडेक होता ही रहता है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हेडेक से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब दें। थैंक यू सो मच।